Hello students, this is Vishal and you're watching the very first session of Life Processes Class 10th NCERT Science Chapter number 6. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ मतलब द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच है स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ, जो भी जर्नी होगा उसको बोलेंगे लाइफ, है ना। एंड प्रोसेसेस मतलब उस दौरान जितने भी एक्टिविटीज उनको करने पड़े जिंदा रहने के लिए उसको बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। सो ऑल द नेसेसरी फंक्शंस व्हिच दे आर गोइंग टू टेक आउट एंड इन देयर एंटायर लाइफ, दैट प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। अभी लाइफ प्रोसेस आप किसको डिफाइन करोगे, कौन से प्रोसेस को हम बोलेंगे ये लाइफ प्रोसेसेस है, कौन सा नहीं है। तो दोज फंक्शंस व्हिच आर मैंडेटरी और कंपल्सरी टू कैरी आउट लाइफ और which are compulsory for a living organism to carry out, that can be considered as life processes, है ना। जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रह सके, राइट। सारे बॉडी फंक्शन प्रॉपरली काम करने के लिए वो प्रोसेसेस होना बहुत बहुत जरूरी है। दैट प्रोसेसेस कैन बी कंसिडर्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड मटेरियल्स एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो एनर्जी कहां यूज हो रही है, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि पहले फूड मटेरियल ऑब्टेन करे, या तो खुद बनाए या तो बाहर से ले या तो डिराइव करे, है ना। ये प्रोसेसेस होते हैं। अब ये तीनों करने के बाद व्हेनेवर द फूड इज इंसर्टेड इन देयर बॉडी और दे इनटेक द फूड, then they will use it for deriving the energy. They will utilize the food for energy and carry out other processes. This is called nutrition. अब nutrition के अलग अलग types होते हैं based on how they obtain it. So if I write here nutrition and I can divide it into two types, ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ टू टाइप्स, फिर उसके सब टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप में अगर मैं न्यूट्रिशन को डिवाइड करूं, सो आई कैन डिवाइड इट इनटू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये तो, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक, तो ये जो डिवीजन कर दिया इन्होंने, ये किस बेसिस पे किया, क्योंकि हमने जब भी क्लासिफाई किया है कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कोई ना कोई बेसिस होता है डिवाइड करने का। सो हियर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फूड और एबिलिटी टू प्रिपेयर द फूड, है ना। तो यहां पे मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिख सकता हूं एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड। अगर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको तो दूसरा एक क्राइटेरिया हो सकता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग और द वे ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, राइट। तो ये दोनों है। तो एबिलिटी टू प्रिपेयर द फूड, एबिलिटी मतलब कि कौन खुद का खाना खुद बना सकता है। ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड, सो वी कैन राइट इट इज इंडिपेंडेंट या तो फिर सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हो। अब ये किस प्रोसेस से करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, 5th स्टैंडर्ड से आ जाता है, राइट। फोटोसिंथेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ओन फूड यूजिंग द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उससे जो भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज फोटोसिंथेसिस। आगे आने वाला इस चैप्टर में इक्वेशन के साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हवा, पानी और सूर्य प्रकाश को यूज करके जो भी खाना बनता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट। देन सेकंड वन इज हीटरोट्रॉफिक। तो ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स, राइट। दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हीटरोट्रॉफ्स। यानी ये लोग ऑटोट्रॉफ्स को तो खा ही सकते हैं और दूसरे हीटरोट्रॉफ्स को भी खा सकते हैं, है ना। दे कैन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ सी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या आ जाता है इसमें। तो जब भी मैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलता हूं मेरे दिमाग में आएगा फोटोसिंथेसिस, है ना, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड बाय द प्लांट। क्या यूज करेंगे ये लोग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेसेसिटी इज सनलाइट, है ना, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट क्यों चाहिए इनको, क्या अगर आप टॉर्च मार के खड़े हो जाओगे तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, जी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट से सिर्फ उनको लाइट चाहिए ये बात नहीं है,
वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको लाइट चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि सनलाइट से उनको एनर्जी मिलेगा, है ना। जैसे आप लोग सोलर एनर्जी डिराइव कर सकते हो सोलर पैनल्स लगा के, उसी तरीके से दैट लाइट, द एमिशन ऑफ फोटॉन्स कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए दे नीड द सनलाइट। ओके, सो सनलाइट विल गिव देम द एनर्जी। हर एक का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अपना अपना फंक्शन है, कोई भी बिना मतलब के नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सनलाइट से उनको चाहिए एनर्जी। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 के नाम से भी जानते हो, है ना, CO2। इसका काम क्या है? द फंक्शन ऑफ CO2 इज कि जब प्लांट CO2 ले तो लेगा तो उसका करेगा क्या भाई? ग्लूकोज बनाना है, एनर्जी यूज करना है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम नथिंग एल्स बट दिस CO2, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? द एनर्जी गिविंग फूड। देखो नाम में है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोजन, आई मीन कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, एंड ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला के बनता है कार्बोहाइड्रेट। ऑलराइट, फिर इनको क्या जरूरी है? वाटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट बनाओगे तो हाइड्रोजन कहाँ है? CO2 में तो सिर्फ C और O2 है, कार्बन और ऑक्सीजन का जुगाड़ कर लोगे, हाइड्रोजन कहां से लाओगे? तो है वाटर हमारे पास, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? सो द क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट्स। अब क्लोरोफिल का वर्क क्या, पहले वो समझो। क्लोरोफिल क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट ने जो एनर्जी दिया वो कौन से फॉर्म में था? लाइट एनर्जी के फॉर्म में था। प्लांट लाइट एनर्जी को यूज नहीं कर सकती, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, जैसे आप सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हो इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरीके से ये लोग भी क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी, ताकि इनके अंदर जब केमिकल प्रोसेस हो, जो फोटोसिंथेसिस है, तब इनको ये सनलाइट की एनर्जी मिल जाए। तो अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करूं मैं, ठीक है, एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का स्टूडेंट्स, द इक्वेशन इज लाइक 6CO2 plus 6 molecule of H2O will give you glucose, that is C6H12O6 plus 6O2. ओके, ये रहा उसका फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला और द रिएक्शन ऑफ और द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे, जिनके साथ ऐड होना है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि देंगे C6H12O6। दिस इज द कार्बोहाइड्रेट, द ग्लूकोज, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो आपको भूलना नहीं है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी आप लिखोगे तो भी राइट ही है। यहां पे ये जो है आपका डाइऑक्सीजन, और वी कैन सिंपली से इट एज ऑक्सीजन, ये जो 6 मॉलिक्यूल है ना, दिस इज बाई प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्यों? ये आपके काम का है, यानी इंसानों के काम का है, द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके काम का है 6O2, प्लांट के किसी काम का नहीं है। प्लांट को चाहिए था CO2, उसने ले लिया एटमॉस्फेयर से, ठीक है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। वो अलग बात है कि हमारी नेसेसिटी है, लेकिन ये उसके लिए बाई प्रोडक्ट है। दिस इज ग्लूकोज, ठीक है, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल 6 कार्बन का, राइट। अब जो दूसरा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, वो ये है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O will give you in the presence of chlorophyll, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। बहुत दिमाग लगाने का काम नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे पहले 6 मॉलिक्यूल था वाटर का, यहाँ पे 12 कर दिया तो 6 ज्यादा हो गया, उसको बस एंड में जाके लिख दो। यहाँ पे ये भी बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, नो अदर डिफरेंस। दोनों इक्वेशन सही है बच्चों, आप कोई भी लिखो सही ही होगा। ऑलराइट, तो चलो अब देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंट होगा ग्रीन लीव्स के अंदर, वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, वी कैन से द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट और द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। अब ये एनर्जी इनको ले तो लिया इन लोगों ने, यूज कहां करेंगे, यूज करेंगे टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस एनर्जी इज यूज्ड, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल, टू ब्रेक डाउन, या तो फिर आप स्प्लिटिंग भी लिख सकते हो, टू ब्रेक डाउन और स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा ये, ताकि वो आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सके। अब तीसरा और आखिरी प्रोसेस क्या, अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का खेल बचा है। देखो लाइट एनर्जी ट्रैप हो गया, कन्वर्ट हो गया, पानी को तोड़ भी दिया, कौन बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो these are the three processes of the photosynthesis, the three steps of photosynthesis. Absorption of light energy by the chlorophyll. chlorophyll ने सबसे पहले लाइट को ट्रैप किया, फिर उसको बदल दिया इनटू केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी पानी को तोड़ेगा, है ना, इट विल स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रोसेस है, अब सब कुछ सामान रेडी है उनको, है ना, खाली मसाला और तड़का डालना बाकी है। तो वो कैसे होगा, सो दे विल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली। तो जो स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल हो चुका है, ऑलरेडी स्प्लिटेड फॉर्म में है वो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस हो चुका है वो दोनों मिलकर बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, अब हम ये देखेंगे कि वो जो फूड है वो कैसे स्टोर होता है इन द प्लांट्स। सो वी कैन राइट the food in the plant is stored in the form of starch। ठीक है, प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। स्टार्च मतलब क्या, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिजर्व इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, देखो जितना उनको काम का है उतना तो वो काम कर लेंगे, दे विल कैरी आउट देयर फंक्शंस। कुछ ना कुछ एनर्जी तो बचेगी ना भाई, बिकॉज प्लांट आर सिंपलर ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू एनिमल्स। उनको हमारे जैसे घूमना नहीं पड़ता, फिरना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता इतना। दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मूवेबल, एक ही जगह पे फिक्स्ड होंगे, तो ऑब्वियसली कि उनको एनर्जी कम यूज करनी पड़ेगी। बट ये लोग खाना तो सबसे ज्यादा बना रहे हैं, तो जो फूड स्टोर्ड है वो कहां पे जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब एनिमल्स में अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो किस फॉर्म में बचा रहता है, तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारे अंदर जो शुगर कंपोनेंट है जो एनर्जी की तरह रिजर्व्ड होता है, दैट इज ग्लाइकोजन, उनके अंदर है स्टार्च। नाउ स्टार्च इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, सो आई होप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज क्लियर टू यू, है ना। अब ये देखते हैं कि ये लोग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब ऑब्टेन कहां से करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो लेना होगा इन्हें। सो लेट्स सी दैट टू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन देयर मटेरियल्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो वाटर तो हमने मान लिया, हम जो पानी चढ़ाते हैं या फिर जो बारिश होती है या तो जो अंडरग्राउंड पानी है वहां से उन्होंने, प्लांट ने अपना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया बाय द रूट्स, उनको वाटर मिल गया। सनलाइट, सूर्य देवता है सुबह सुबह सनलाइट देने के लिए, ये भी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तो है, बट हाउ विल दे ऑब्टेन इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्रामेटिकली। तो ये दो भाई आपको दिख रहे हैं, एक थोड़ा सा मोटा है, एक थोड़ा सा पतला है। एक्चुअली ये एक ही है, दोनों अलग अलग स्टेट में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो है, दिस इज द फिगर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ये स्टोमेटा है। चलो लेबल कर देते हैं। ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ठीक है, द डार्कर पार्ट, द ग्रीन कलर, दैट इज द लीफ, एंड लीफ के अंदर जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस। ठीक है, तो दीज आर, ये जो बड़ा सा गैप है ना, दिस होल, दिस इज नथिंग एल्स बट द स्टोमेटल पोर। क्या है ये, स्टोमेटल पोर। पोर मतलब क्या, होल, एंड स्टोमेटा के अंदर है, इसीलिए वी विल से इट एज स्टोमेटल पोर। ठीक है, सो दीज सर्कल्स आर नथिंग एल्स बट द क्लोरोप्लास्ट, है ना, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, द ग्रीन पिगमेंट विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब गार्ड सेल्स जो है वो कहां प्रेजेंट होंगे, सो ऑन दीज एरियाज।
जहां से ये पोर का ओपनिंग होता है। गॉट इट? तो हियर विल बी द गार्ड सेल्स। अब तीनों का फंक्शन समझो। सबसे पहला स्टोमेटल पोर। तो अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक ओपनिंग होना चाहिए कि कहीं से वो खुलता हो। जैसे आप लोग अगर रेस्पिरेशन करते हो, ब्रीथिंग करते हो, तो नोज में छेद है, राइट? वी हैव होल्स, ठीक है? तो वैसे भी इनके अंदर भी कोई ना कोई होल्स होने चाहिए, परमानेंट होल्स नहीं होते इनके अंदर। दे हैव दिस स्टोमेटल पोर। अब ये खुलेगा कब? ये तभी खुलेगा जब पानी का अमाउंट लीफ के अंदर बढ़ जाएगा। whenever there is a increase in the water level inside the leaf, it will cause it to swell and hence it will open, है ना? सूज के खुल जाएगा और ये जो पोर अवेलेबल हो गया, यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। O2 बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है ना? एक मेहमान गया, दूसरा आया। अब इस दौरान एक और चीज हो जाएगी, क्या? द लॉस ऑफ वाटर, है ना? अब पानी कहां से, ऐसा उड़ के तो नहीं चले जाएगा पानी, उसको भी कहीं ना कहीं एक ओपनिंग तो चाहिए, है ना? जादू तो हो नहीं रहा, राइट? सो इट विल रिक्वायर द स्टोमेटल पोर। व्हेनेवर द स्टोमेटल पोर विल ओपन, देयर विल बी द लॉस ऑफ वाटर। अब पानी छोड़ना क्यों है प्लांट को? ताकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। जब पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो दे हैव टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर। उनको कूलिंग के लिए इवोपरेशन करना पड़ता है। इफ यू नो दैट कि इवोपरेशन से एक कूलिंग इफेक्ट आती है ना? तो ये लोग इवोपरेशन कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है? तो ये लोग ट्रांसपिरेशन करेंगे। Then this guard cells will help the stomatal pore to open. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन आपको पता है, स्टोमेटल पोर का भी मैंने बता दिया। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज ओपन्ड स्टोमेटा, है ना? अब ये खुला है फिलहाल और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो जाएगा इसमें। अब ये जो ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, यानी क्या? इसमें पानी का लेवल कम है, इसीलिए स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है। कोई एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। आया समझ में? इतना क्लियर है? अब आपके मन में एक डाउट आएगा बच्चों कि जो डेजर्ट प्लांट्स है वो लोग कैसे करेंगे? क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी पानी कम होता है और आपने फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स में आपने देखा कि पहले वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा एंड तुरंत उनको फिर रिडक्शन ऑफ CO2 करना पड़ेगा। बट जरूरी नहीं है कि ये तीनों प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप तुरंत हो जाए। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे कंटिन्यूअसली हैपन इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर। ऐसा नहीं होता। डेजर्ट प्लांट्स का क्या मैकेनिज्म है बताऊं आपको? बता दूं? ठीक है। सो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? दे विल एब्जॉर्ब द CO2, मतलब जो CO2 है वो लोग ले लेंगे, इनहेल कर लेंगे रात को और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख देंगे जो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वो किसी के भी काम का नहीं है इंटरमीडिएट, ठीक है? वहां से पीछे मुड़ गए तो भी यूजलेस और तभी के तभी आगे बढ़ गए तो भी यूजलेस। बढ़ ही नहीं पाएंगे पहली बात तो, क्योंकि रात को सनलाइट है ही नहीं। अब वो लोग सुबह तक का इंतजार करेंगे कि कब सुबह हो, कब सनलाइट आए और हम लोग इस इंटरमीडिएट को कन्वर्ट कर पाए इनटू स्टार्च और ग्लूकोज और एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्यों? इनको क्या अलग से जरूरत पड़ गई कि ये लोग रात को CO2 ले और फिर सुबह को सनलाइट आने का वेट करें? क्योंकि बच्चों स्टोमेटा तो उनका भी खुलेगा टू टेक CO2 और अगर सुबह में CO2 के लेने के लिए स्टोमेटा खुल गया तो पानी लूज हो जाएगा, है ना? यही तो नहीं करना है उनको, उनके पास पानी कम है। सो दे आर एडेप्टेड टू दिस कंडीशंस। सो व्हाट दे विल डू? दे विल एब्जॉर्ब द CO2 इन द नाइट एंड वेट फॉर द मॉर्निंग, ताकि मॉर्निंग में हो तो ना ही इनको स्टोमेटा खोलना पड़े, ना ही ट्रांसपिरेशन करना पड़े, वाटर लूज भी नहीं करना पड़ेगा, खाना भी बन जाएगा, जिंदगी भी बच जाएगी। गॉट इट? सो आई होप इट इज डैम क्लियर टू यू कि हाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट। ऑलराइट? सो द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक यानी खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे। सो दे आर डिपेंडेंट, लिख सकते हो आप, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अब वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना? फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक ओमनिवोरस एनिमल को ले लो, वो सीधा प्लांट को भी खा सकता है या तो दूसरे एनिमल को भी फीड कर सकता है। सो दे कैन फीड ऑन ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज अदर हेटरोट्रॉफ्स। तो उनको बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स, ओके, और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा इनजस्टिस क्यों? मान लो अगर भगवान ने या फिर नेचर ने हमें भी क्लोरोफिल दे दिया होता, ना ही मुझे पढ़ाने की जरूरत होती, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत होती। जाके सनलाइट में ऐसे बैठ जाओ और सनबाथ ले लो, राइट? एंड पूरा का पूरा आपको जो भी है सनलाइट मिल जाएगा, क्लोरोफिल तो है आपके अंदर, ग्लूकोज बन जाना है ना? अंदर ही खाना बन गया, अंदर ही डाइजेस्ट हो गया, निकल भी गया, तो जरूरत क्या थी? तो बच्चों हमारे अंदर जो पिगमेंट है, प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट दिया है, इनजस्टिस नहीं हुआ है, हमको बस एक अलग पिगमेंट दिया है, दैट इज मेलेनिन, है ना? मैं लिख देता हूं यहां पे थोड़े टाइम के लिए,
मेलेनिन। तो मेलेनिन पिगमेंट जो है दैट इज इन आवर बॉडी। तो मेलेनिन का फंक्शन क्या होता है? टू इम्पार्ट कलर टू आवर बॉडी। ठीक है, मेलेनिन अगर बहुत ज्यादा है तो आपका कलर उतना ही डार्क होगा, मेलेनिन जितना कम है आपका कलर उतना ब्राइट होगा। ऑलराइट, ठीक है। सो मेलेनिन, अब आप पूछोगे ज्यादा होना सही है या कम होना सही है? बीच में, बीच वाला सही है। ठीक है, ऑलराइट। सो मेलेनिन शुड बी इन प्रॉपर अमाउंट, नहीं तो फिर इट कैन लीड टू मेनी ऑफ द स्किन डिजीजेस। चलो ये तो हो गई बात क्लोरोफिल और मेलेनिन की कंपैरिजन की, छोड़ दो। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। सो दे विल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, लाइक वी सेड दे डोंट हैव क्लोरोफिल। अब क्या होता है? देयर न्यूट्रिशन वेरीज फ्रॉम एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, यानी उनका जो फूड मटेरियल है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, the availability of food material depends on the environment। किस environment में जी रहे हैं वो, that is important कि उनको कितना food मिलेगा। They have various strategies to obtain their food। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है उनके पास फूड ऑब्टेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा करते हैं कि दे विल इनटेक द होल ऑर्गेनिज्म इनसाइड देयर बॉडी एंड देन दे विल ब्रेक इट डाउन एंड डाइजेस्ट इट। कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि बाहर ही ब्रेक कर देंगे एंड फिर एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक इन फंगी, है ना, द फंगी लाइक यीस्ट, मशरूम, दीज आर द क्लासेस ऑफ फंगी विच विल ब्रेक डाउन the food outside the body, they will break down the food outside the body and then absorb it, and then absorb it। तो ये लोग का ये वाला फंक्शन है। ठीक है, मतलब फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देंगे और फिर उसको बॉडी में लेकर के एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, those who obtain food, those who obtain food without killing the organism, without killing the organisms, बिना उनको मारे उनमें से खाना निकाल लेना, ये भी एक अलग कला है ना। सो दिस इज डन बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्क्यूटा, ऑर्किड्स। ठीक है, राइट, दे लिव एज पैरासाइट, अपने बोल सकते हैं, बिना उनको मारे उनमें से वो खाना निकाल लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे एनर्जी कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगा, स्टार्च उन लोग के पास स्टोर हो गया। अब दिस इज द लॉ ऑफ नेचर और वी कैन से दिस इज द साइंस कि जब एक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे आती है तो एनर्जी लूज होगा, है ना। एनर्जी इज समथिंग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर और फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही लूज किया जा सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। समझ रहे हो आप, है ना। सो दिस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोज हु विल परफॉर्म दिस, उनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कंपैरिजन में कम एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पहले से कुछ नहीं था, उन्होंने जो बना के रखा, उनके पास जो बच गया वो हम ले रहे हैं। तो कुछ उन्होंने यूज कर दिया, उनका खाना लेते लेते कुछ एनर्जी प्रोसेस में निकल गया होगा, है ना, राइट। समझ रहे हो आप। तो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म से दूसरे लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आने में एनर्जी लूज होता है, तो जितना नीचे 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 जाएगा उतना एनर्जी लूज होता जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि तो जो एनिमल्स है जैसे लायन है वो तो दूसरे हेटरोट्रॉफ्स के ऊपर खाता है, तो पहले उसने किसी प्रोड्यूसर को खाया होगा, प्रोड्यूसर मतलब दिस ऑटोट्रॉफ्स, तो ऑटोट्रॉफ्स को खाने के बाद डियर जिंदा रहा होगा, फिर डियर को लायन ने खाया, तो लायन के पास इतना ज्यादा एनर्जी कैसे आ जाता है? तो बच्चों सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी बात है कि वो लोग ज्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, इसीलिए एनर्जी ज्यादा मिलती है। ऐसा नहीं कि छोटे एनर्जी को खा के इनमें एनर्जी बड़ा हो गया ना। ठीक है, दे इनटेक मोर अमाउंट ऑफ फूड टू मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, अब देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये होता है कुछ अमीबा आड़ा टेढ़ा सा। ठीक है, ये आपका अमीबा है, दिस इज द न्यूक्लियस, मार्क कर दे रहा हूं मैं, न्यूक्लियस। अब क्या होगा? अब बाहर है एक फूड मटेरियल। ठीक है, ये जो है दिस इज द फूड पार्टिकल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द अमीबा करंटली।
अभी फिलहाल ये अमीबा के बाहर प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होगा, अब जैसे ही अमीबा को पता चल गया कि बाहर एक फूड पार्टिकल है, तो ये ट्राई करेगा इसको ऑब्टेन करने की। तो जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, नाउ दिस अमीबा विल एक्सटेंड इट्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, न्यूक्लियस अभी वहीं का वही है, बट दीज एक्सटेंशंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव बीन इंक्रीज्ड। अब फूड जो है इसके अंदर ट्रैप हो गया। ठीक है, अब इन्होंने ये किया कैसे, सो दे जस्ट सेंस्ड समथिंग दैट समथिंग और द फूड इज आउटसाइड देयर बॉडी, उनके रडार में आ गया वो, तो इन्होंने अपने एक्सटेंशंस बढ़ा दिए, द सेलुलर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस आ गए। अब ये जो एक्सटेंशन है, दीज आर द नथिंग एल्स बट फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज स्यूडोपोडिया। ओके, लिख देते हैं यहां पे स्यूडोपोडिया। पोडिया मतलब फिंगर्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, यानी फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस यानी ये जो बाहर निकल रहे हैं, फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डन बाय अमीबा, दैट इज स्यूडोपोडिया, टू ऑब्टेन और टू ट्रैप द फूड। अब जैसे ही फूड इसके अंदर ट्रैप हो गया, ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी, अगले प्रोसेस में क्या होगा, अमीबा के अंदर चला जाएगा वो फूड, राइट, उसके फूड वैक्यूल में। So this is how the organisms obtain their food. वो लोग फूड को बाहर से इनटेक करते हैं, फिर अपने फूड वैक्यूल के अंदर ले जाते हैं, एंड जैसे ही उसका डिजेशन कंप्लीट हो गया ना, as soon as the digestion of this food particle inside the food vacuole completes, they will leave the excretory material, the waste material outside their body by rupturing the cell membrane. इनका जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने का मतलब क्या, होल्स हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे उसमें ना, फट जाएगा, घिस जाएगा, तो उस एरिया से जो भी फूड मटेरियल है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है इतना?